हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है 5 बजे तो बीपीएससी की क्लास हो रही है। बट आपको पता ही है कि डेली हमारा 1 बजे सीटेट एसएसटी की क्लास होती है। बट वीडियोस में जो है वॉइस नहीं आ रही थी अपलोड करने के बाद भी, इसलिए मुझे वो क्लास हटानी पड़ी। कल से आपको सीटेट एसएसटी की क्लास जो है पहले ही मिलेगी, मैं एडवांस में ही कर लूँगी। बाकी आज की जो है ना हमारी बीपीएससी भूगोल की क्लास है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप एक दिन 2-2 3-3 क्लास लीजिए। तो अगर इस पर मेजॉरिटी होगी, क्योंकि वीडियोस फिर लोग देखते नहीं हैं, बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं क्लासेस लेकर आऊँगी। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम 2 चैप्टर करने वाले हैं। एक 5 हमारा दिशाएं हैं और 6 चैप्टर भी करेंगे, पृथ्वी एंड ग्लोब। ये क्यों? क्योंकि ये जो दिशाएं हैं ना, इससे सिर्फ 2 प्रश्न पूछता है और इसमें कुछ है नहीं, बहुत छोटा ही चैप्टर है, 5 पेज का है। ऊपर से इसमें कहानी ज़्यादा है। आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। दिशाओं की समझ। देखिए, आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिशा कितनी होती है तो आप बोल देंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसमें प्रश्न क्या बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। वही मैंने हाईलाइट ही किया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए, आपको पता है कि अगर जो हमारा दिशाएं होती हैं वो पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर और दक्षिण होता है। ये प्रमुख दिशाएं हैं। जब आपसे प्रमुख दिशाएं पूछी जाएगी तो वो 4 होती हैं। बट इसके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच, ये देखिए, फिर उत्तर पूरब तथा दक्षिण के बीच, मतलब कि ये बता रहा है कि उत्तर के बीच, यहाँ पर देखिए, एक बार फोटोज के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा उत्तर और पूरब के बीच में क्या है? उत्तर पूर्व है। ठीक है। फिर पूरब, यहाँ पर देखिए, पूरब और दक्षिण के बीच में हमारा दक्षिण पूर्व है। फिर हमारा पश्चिम एंड दक्षिण के बीच में है दक्षिण पश्चिम। ठीक है। फिर आपका पश्चिम और उत्तर के बीच में है उत्तर पश्चिम। तो ये भी आपकी दिशाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपको याद ही होगा, इसीलिए तो 2 क्लास ले रही हूँ, क्योंकि इतना आसान तो सबको याद होगा। तो 4 प्रमुख दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तथा उत्तर तथा पूरब के बीच में आपका उत्तर पूर्व होगा, पूरब तथा दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम। ये दिशा होती हैं। तो प्रमुख दिशाएं आपकी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। बाकी की जो दिशाएं हैं वो ये होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस तरह आपको याद रखना है कि कुल 10 दिशाएं हैं। देखिएगा, ठीक है। प्रमुख दिशाएं, दिशा और कितनी है? 10 दिशाएं। बस, इसके ज़्यादा, इसके अलावा तो और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है। फिर ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और ये आपका दक्षिण में हिंद महासागर है, और यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। और पश्चिम में क्या है बताओ? अरब सागर है, इसी साइड तो है। और उत्तर में आपका हो गया हिमालय पर्वत। तो मतलब दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है ना, तभी तो आप बता पाओगे कि पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो इसलिए ये चैप्टर्स में यहाँ पर रखा गया है। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रमुख दिशाएं हमारी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कुल दिशाओं की संख्या भी मैंने आपको बताया, 10 होता है। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है बताओ, ये आपको बताना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा कि बंगाल की खाड़ी आपकी कहाँ पे है? पूरब में है। बट केवल पूरब नहीं, ये देखिए, ये तो चलो आप ऐसे ही काट दोगे। उत्तर पूरब में है कि दक्षिण पूरब में है, ये आपको बताना है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी, तो हिमालय पर्वत भारत के, अभी हमने देखा, ये तो सब आप कर ही लोगे। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में है। ये देखिए, इस साइड में है आपका। पश्चिम में हमारा देखो अरब सागर है, और उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, और ये दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो 1-2 बार आपको मैप देखने होंगे। तो ये बहुत ही आसान सा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ हमें 2 चैप्टर करने चाहिए। तो चलिए अब चैप्टर 6 करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। तो ये हमारा अगला चैप्टर हो गया, क्लास 6 का ही है, ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, पृथ्वी और ग्लोब। और ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्लोब को बोलते हैं ना, ये पृथ्वी के ही जैसा दिखता है, मॉडल है इसी के जैसे। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, वैसे ऊपर कहानी है कि वही सेम उसी तरीके से है कि पृथ्वी गोल नज़र ना आकर चपटी दिखाई देती है। इतने दिनों से तो हम पढ़ ही रहे हैं कि पृथ्वी भी चंद्रमा की ही तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो हैं अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत के कौन है ये आप बताना। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे कि पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क बस इतना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ठीक है। तो पहुंचने वाले व्यक्ति हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, अमेरिका के हैं। देखिए, अब ये पृथ्वी का मॉडल ग्लोब, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछते हैं। एक तो अक्षांश, आपका देशांतर,
ये दो मेजर टॉपिक आप आज हम इसमें कवर करेंगे। ग्लोब तो सभी ने देखा होगा और बहुत ही मज़ा आता था बचपन में जब ऐसे टीचर्स लेकर आती थी ग्लोब को, तो यहाँ पर देखते थे। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा जो है इसी तरीके से, देखिए आप, थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी के ही जैसा इसको बनाया गया है, इसी तरीके से दिखाई देता है। और ये ब्लू कलर है, आप देख सकते हो नीला रंग दिखाई पड़ रहा है। और ये ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सागर और महासागर हैं, इसी वजह से 71% तो पूरा जल है ना, इसी वजह से पृथ्वी भी हमारी नीली दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं, ये आपकी कहानी है कि दुनिया के अलग अलग देश इस पे दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो बस इतना ही आपको याद रखना है ग्लोब के बारे में कि ये पृथ्वी का ही छोटा सा मॉडल है। ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग दुनिया के देश हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट ये महासागर और जमीन के भाग आप यहाँ पर आपको दोनों दिखाई देगा। और आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि मानचित्र को हम सपाट क्यों बनाते हैं और ग्लोब को गोल। देखिए ग्लोब जो है वो गोल है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, जबकि मानचित्र जो है चपटे सतह पर बना होता है। परंतु दोनों में आप देखोगे कि जल और थल भाग के विशेष हिस्सों को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। आप ये देखिए, ये जो जल वाला हिस्सा है ब्लू कलर का है, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये दूसरे कलर से है। तो दोनों में ही ना विशेष रंग से दिखाया जाता है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाया और बताया कि देखो जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागर से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं। अब ये जमीन के बड़े बड़े हिस्से ये देखिए, ये जो है ये महासागर से घिरे हुए हैं ना, तो ये क्या है? ये महादेश हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। और इन्हीं को हम स्थल भाग कहते हैं, क्योंकि यहीं पर तो हम रह सकेंगे ना, जल में तो हम रहेंगे नहीं, स्थल पर ही लोग रहते हैं, ठीक है। और यहीं पर आपको पता है गांव, शहर, नदी, नाले सब कुछ है। तो महादेश की संख्या और महासागर ये आपसे पूछता है। तो जो याद करने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप इसको इग्नोर मत करना। सबसे पहले देखो महादेश, तो यहाँ पर देखिए एक बार, इस फोटो से समझ में आएगा। एशिया, यूरोप, यहाँ पे आप जो देख रहे हो येलो कलर का है, सब ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये दक्षिणी अमेरिका, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये महादेश हैं, ये महासागर से घिरे हुए हैं। तो महादेश में आपका एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब देखिए, ये जो महादेश हैं ये बड़े बड़े महासागर से घिरे हुए हैं। ये आप देखिए, चाहे वो हमारा एशिया हो, यूरोप हो, दक्षिणी अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये आपको महादेश याद रखना है। इतना आप याद कर लोगे। अब महासागर हमने बोला कि ये महासागर से घिरा हुआ है, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 4 जो है महासागर की कुल संख्या है जो कि आपको याद रखना है। फोटोज में देखते हैं ये, तो ये आपको फोटोज में भी आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो। ये देखिए आपका आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये क्या है? ये महादेश के चारों ओर जो है महासागर से घिरा हुआ है। तो बेसिकली आपको फोटोज का तो चलो ठीक है ध्यान है, लेकिन आपको ये नाम याद रखना होगा। महादेश और महासागर कितने हैं? 4 हैं, हिंद, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। ये तो याद भी होगा आपको। तो ये जो महासागर है इनकी संख्या 4 है और ये बहुत ही गहरे होते हैं। इनकी जो औसत गहराई होती है ना वो लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हम एक महादेश, मतलब इसमें से कोई भी से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो, कई सप्ताह लग जाते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं ये। सफ़र के दौरान कई दिनों तक आपको चारों ओर से पानी दिखाई देगी। और ये सभी महासागर ना आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ये देखिए ये आर्कटिक महासागर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि काफ़ी बड़े होते हैं महासागर और एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको काफ़ी दिनों का, काफ़ी सप्ताह लग जाता है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है अक्षांश और दशांतर। आखिर में ये क्या है, इसका यूज किस लिए करते हैं, ये दोनों टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करना है। ये देखिए सारी कहानी है बच्चों, राजू, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए अक्षांश रेखाओं को एक तरबूज से समझाया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है, मतलब ध्रुवों पे चपटी हुई है। और किसी भी, अगर आप थोड़ा सा, वो आपने देखा होगा जियोइड शेप में है। और अगर आप उसको बीच में से किसी भी गोलों को यदि 2 बराबर भागों में बांटो तो आधा भाग जो होता है वो गोलार्ध होता है। मान लो ये है, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये जो आपका आधा भाग है ये क्या है? गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप समझ पाएं कि तुम एक तरबूज को 2 बराबर हिस्से में बांट कर देखना, उसके कटे हिस्से से गोलार्ध जैसे होंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये जो कटा हिस्सा है वो क्या है? गोलार्ध है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी को भी उत्तरी और दक्षिणी
दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है या वृत्त है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय। ये तो मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। ये देखिए, ये बीच में होता है ना हमारा ये देखिए हमने बांट दिया, ठीक है। ये हमारा उत्तरी दक्षिणी, और यही सेम जो बीच वाला बोल रहा है ना, ये होता है भूमध्य रेखीय वृत्त। तो ये तरबूज के द्वारा जो है यहाँ पे समझाया गया है। आप जैसे ही इसको बांटेंगे, आधा भाग जो होता है वो गोलार्ध कहलाता है। ये आधा भाग क्या हो गया, गोलार्ध है। हमने पृथ्वी को भी उत्तरी और दक्षिणी दो बराबर भागों में बांटा। तो जो बांटने वाली जो ये रेखा है, यही क्या है, भूमध्य रेखीय वृत्त होती है, ठीक है। इसको आप विषुवत रेखा भी कहते हो, मैंने आपको बताया ना 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। और ये सबसे बड़ा वृत्त है। इस रेखा से अगर आप उत्तर का भाग देखें, ये उत्तर का भाग जो है, कलर चेंज करती हूँ, ये जो उत्तर का भाग है ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो ये दक्षिण का भाग है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता ही है ना, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो भूमध्य रेखीय वृत्त है, ठीक है, ये एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनाते हैं उससे इस यहाँ पर देखो उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तथा वहां से पूर्व पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अभी नीचे आपको समझ में आएगा, फोटोज के थ्रू देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है अक्षांश कहलाती हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब दो बराबर भागों में बांटेंगे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध होगा, और जो बीच में होता है वो हमारा भूमध्य रेखा होता है, विषुवत रेखा उसको हम कहते हैं। भूमध्य रेखीय वृत्त या किसी स्थान के बीच में जो कोण बनते हैं, यहाँ पे जो बीच में जो आपका कोण बनेगा वो होगा हमारा उस स्थान का अक्षांश। वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं ही कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। तो देखिए, भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा वो पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है, और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री, दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये देखिए, ये हमारे बीच में भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्यों, क्योंकि ये उत्तर में है ना, और ये नीचे आपका मकर रेखा है। तो मकर रेखा क्या होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये दक्षिण में है। तो ये भी आपसे पूछता है कि कर्क रेखा पे कितना अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी, और मकर रेखा पे 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। इसको कहते हैं मकर रेखा। अब इस फोटोज में आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और हमने इसको बीच में ऐसे बांट दिया, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये आपका उत्तर ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिण ध्रुव। अभी हम जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसी को समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया दक्षिण ध्रुव। ये जो आपका भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश होता है, यहीं से हम गणना भी करते हैं। तो इसके बीच में ये देखिए आप कोण बन रहा होगा, इस तरीके से कोण बना, क्योंकि ये जो लाइन है यही तो है अक्षांश रेखा। अक्षांश को हम इंग्लिश में जो है लैटिट्यूड बोलते हैं। तो एक तरीके से लोग बोलते हैं कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो होता है अक्षांश, और जो इस तरीके से होती हैं आपने देखा होगा वो होता है देशांतर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड अक्षांश होता है। तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, यहाँ से आपने देखा ऐसे कोण बना, तो ये जो कोण यहाँ पे बना है ये आपका एक कर्क रेखा हो जाएगा, और दूसरा ये आपका मकर रेखा, ठीक है। ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होगा कर्क रेखा, और मकर रेखा हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्यों, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में है। अब यहाँ पे ये जो कोण बना है ये क्या है, ये अक्षांश है, और जो इस पे रेखाएं बन गई वो हो गई हमारी अक्षांश रेखा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फोटोज में आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो अक्षांश है इसी को हम कहते हैं, ये देखिए, इस अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा, और इस अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है। यस, जैसे जैसे आप ये देखिए, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे ये रेखाएं छोटी हो जाएंगी, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है, ठीक है। ये वृत्त नहीं होता, ये बिंदु होता है। तो ये आपने यहाँ पर अक्षांश को अच्छे से समझा, लैटिट्यूड को अच्छे से समझा। अब हम जो है आगे लॉन्गिट्यूड भी करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया। अब ये ग्लोब पर अक्षांश वृत्त, ये देखिए, तो ये रेखाएं जो होती हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते हैं। ये देखिए, ये छोटा हो रहा है, तो जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे ना वो छोटे होंगे। अंततः ध्रुव जो है एक बिंदु के रूप में रह जाता है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं। तो इसलिए सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता है कि अब डाउट होगा, हमने बहुत डिटेल में देख लिया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा, सब कुछ यहाँ फोटोज के थ्रू। अब आगे हम देखेंगे अभी देशांतर।
तो यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर तो वही बच्चों को समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसे आपने को नहीं देखना। ये रहा देशांतर रेखाएं। तो देखो ग्लोब को हाथ में लिया और कहा कि ग्लोब पर भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई, ये देखिए ये हमारा ग्लोब है और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब इसको जोड़ती हुई जो है ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं, यही तो है देशांतर। और ये सब देखना आप, ये लंबवत होती हैं, ये रेखाएं जो हैं वो लंबवत होती हैं। तो यही हो गई हमारी देशांतर। और इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये मैंने कल भी सीटेट की क्लास में भी बताया था और बीपीएससी में भी, कि किसी भी स्थान की ना सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए हमको देशांतर का यूज़ जो है ज़रूरी है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि आखिर में देशांतर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी स्थान की जो है सही लोकेशन, उसका समय पता लगाना है तो फिर आपको देशांतर का यूज़ करना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। अब इन ध्रुवों को जोड़ती हुई जो ये रेखाएं हैं, ये सभी क्या हैं, लंबवत रेखाएं, देशांतर रेखाएं ना। ये जितनी भी लंबवत रेखाएं हैं वही तो है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका यूज किस में है, सही स्थिति, किसी भी स्थान का सही समय पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर। तो रेखाएं आपकी क्या होती हैं, तो जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं और ये सभी लंबवत रेखाएं हमारी देशांतर हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। फिर वही एग्जाम्पल दिया गया है कि आप खरबूजा तरबूजा में ऊपर से नीचे ऐसे मिलाइए तो इस तरीके की आपको रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, जो कि वृत्त के समान है और एक वृत्त में आपको पता है 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर पृथ्वी पर भी ना 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं देशांतर रेखाएं, तो 360। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं, एक आपका 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान देशांतर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। देखिए जो एक एक पॉइंट है ना, ये फैक्ट वाले हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं में जो 2 महत्वपूर्ण रेखाएं मानी गई हैं, वैसे तो 360 हम देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं, बट जो 2 इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हैं, तो एक आपका 0 डिग्री, दूसरा 180। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 0 डिग्री को हम प्रधान देशांतर रेखा, ठीक है, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको आपको पता ही हम लोग इंटरनेशनल डेट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि देशांतर रेखा का क्या यूज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि हम क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम वही है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये आपको जो ये रेड वाली लाइन है ये आपकी अक्षांश हो गई और ये जो लंबवत रेखाएं हैं वो हमारी हो गई देशांतर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं। ये रेखाएं जो हैं अर्धवृत्ताकार होती हैं, विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनती हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर ये पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई जो है समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, बट देशांतर की समान होती है और इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होता है, मतलब यहाँ पे ये जो विषुवत वृत्त है वहां पर इनके बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, देखो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होता है ना, यहाँ पर ये देखिए, बट जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की भी दूरी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ बीच में तो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है और ध्रुव पर ये सभी रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाता है। ठीक है ना, सारी रेखाएं जो है ना ये ध्रुवों पर मिलती हैं और ये एक बिंदु के समान हो जाती है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाना है, समय निश्चित करना है, तो इसके लिए आपको देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सही स्थिति समय का पता करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता, याद रखिएगा, ये केवल एक रेखा होती है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखो सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, विभिन्न देशांतर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है, बट ये आपको याद रखना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर रेखाएं जो है वो तिथि निर्धारण में भी सहायक देती हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा होगा हर एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा।
इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ से हम देखो अक्षांश देशांतर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ से पृथ्वी के कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध पूछे जाते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंध क्या है, तो अब तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा जब मैं आपको बोलूंगी कर्क रेखा मकर रेखा, तो आप समझ जाइएगा जो उत्तर में हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पे आपका मकर रेखा है, और ये जो बीच का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। सबसे अधिक गर्मी यहीं पर पड़ती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के जो बीच का जो जगह है, ठीक है, ये उसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम 3 कटिबंधों में बांटते हैं। ठीक है, अक्षांश अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैंने अभी आपको जो सबसे स्टार्टिंग में समझाया है। तो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है ना यहाँ पर सीधे पड़ती है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ दिन और रात की जो स्थितियां हैं वो सालों भर होती हैं तथा सूर्य की किरणें भी लंबवत पड़ती हैं। तो याद रखिएगा, वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि उष्ण कटिबंध में ही सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, और ये सबसे पहले ये 3 कटिबंध में हम इसको बांट सकते हैं अक्षांश रेखाओं के आधार पर। उसके बाद से देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये आपका कर्क रेखा हो गया और ये आपका मकर रेखा हो गया। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद ये जो एरिया है ना थोड़ा सा ये वाला, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध वृत्त हो जाता है। ऊपर वाला आपका मतलब ये इस बीच को छोड़ के जो ऊपर है ना वहां पे तापमान थोड़ा सा मध्यम होता है, ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर होता है टॉरिड जोन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि तापमान मध्यम होता है और यहाँ पर जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, डिफरेंस आपको समझना है। देखो उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, दिन रात की स्थिति भी सालों भर होती है और सूर्य की किरण भी लंबवत पड़ती हैं। बट ये वाला जो एरिया है जिसे हम समशीतोष्ण कहते हैं, यहाँ पर जाड़े में जो है ठंड होगी, गर्मी में तापमान अधिक रहेगा और हम इसे बोलते हैं समशीतोष्ण। दिन और रात की स्थितियां भी होती हैं परंतु सूर्य की किरणें कभी भी यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एक शीत कटिबंध। अब यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि ये ध्रुवों के पास वाला एरिया है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, इसलिए हम इसे कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसका डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो ये आप देख सकते हो, इस फोटो में आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यही मैं आपको समझा रही थी कि कर्क और मकर रेखा के जो बीच वाला ये वाला पोर्शन है ये टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद से आपका आता है समशीतोष्ण। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा मध्यम होता है लेकिन गर्मी तो पड़ेगी, गर्मी में गर्मी और ठंड में आपका ठंडा रहेगा, बट इसके कंपेयर में कम होगा। उसके बाद से आपका शीतोष्ण। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे ना, गर्मी अपने आप उसका गर्मी का टाइम उतनी गर्मी नहीं रहती है। यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ठंड होगा। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये ध्रुवों के पास का एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ठंड होती है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है, तो वो होता है हमारा शीत कटिबंध में। और यहाँ पर सालों भर ठंड पड़ती है, गर्मी का कोई यहाँ पर गर्मी होती ही नहीं है, साल भर ठंड होती है। ऊपर से आप समझ ही सकते हैं 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है भाई। तो फोटो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये देखिए, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर हो गया। उसके बाद ये आपका शीत कटिबंध है, यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी और यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध है जहाँ से प्रश्न पूछते हैं। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और PDF आपको इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कम से कम आज तो लाइक कर दीजिए, अगर आप जाने वाले हैं तो लाइक का बटन दबा के ही जाना। चलो यहाँ से देखते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। 4 मिनट अभी हमने पढ़ा। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? उष्ण कटिबंध में। ठीक है ना, कर्क और मकर रेखा के बीच का हिस्सा होता है। कर्क रेखा क्या है तो ये याद रखिएगा, ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कभी मत भूलना क्योंकि ये कई बार पूछता है। ये जो उत्तर वाला इलाका है ना उसमें हमारा कर्क रेखा आता है।
ठीक है। और ये जो दक्षिण है ना, उसमें हमारा आता है मकर रेखा। तो आप इसी से समझ जाओगे कि कर्क रेखा आपका उत्तरी अक्षांश में है और मकर रेखा आपका दक्षिणी अक्षांश में है। ये चीज़ कभी गलती से भी भूलना मत, ठीक है। तो अब बताओ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर दिन रात में परिवर्तन होता है। एक तिथि घटा दी जाती है या फिर एक तिथि बढ़ा दी जाती है। देखो, परिवर्तन तो नहीं होता है, बट मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आपको भी याद रहे। ये देखिए, यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि पश्चिम जाएंगे ना तो एक तिथि बढ़ाएंगे और पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घटा देते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप पूरब की ओर जाएंगे ना माइनस होगा, बस इतना याद रखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे ही आप पूरब की ओर जाएंगे तो 1 जो है एक तिथि माइनस होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये है एक तिथि घटा दी जाती है। और पश्चिम की ओर जाएंगे तो बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर हमारा ख, ठीक है। चलो अब ये बताओ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कौन सी रेखा कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, मकर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध है? 3 है, उष्ण, समशीतोष्ण एंड शीत, ठीक है, 3 है। पृथ्वी पर कुल जो है देशांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 360। रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाओं से, ठीक है, देशांतर रेखाओं से। तो अगर आपने थ्योरी की है ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बस इतने ही हो गए। बाकी के नीचे के आप देख सकते हो कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं और अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। आपको क्लास कैसी लगी? सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व करा दिया है। तो हमारे 2 चैप्टर आज कंप्लीट। कल हम 7 चैप्टर करेंगे। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और 1 बजे कल सीटेट SST की क्लास होगी। कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।